हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक पॉडकास्ट बना रही हूँ जिन्होंने क्लियर किया यूपीएससी एग्ज़ाम। सो ये है मिस्टर नितेश मिश्रा। और सर ने अपना जो जर्नी है बहुत ही अपना, मैं इसमें जो दिखाऊंगी वो जर्नी, उनका स्ट्रगल, वो मोटिवेशनल स्पीच इस व्लॉग में आपको दिखने को मिलेगा। सो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं इनसे, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इनकी जर्नी के बारे में भी। तो सर, आपको सबसे पहले ये बताओ कि कैसा फील हो रहा है आईपीएस बन के? काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों की मेहनत थी ये। लगभग मान लीजिए तो 2018 से ये जर्नी शुरू हुई थी और 2024 में आके सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। 7 साल निकल गए इस जर्नी के दौरान, बहुत उतार चढ़ाव दिखे। मेरी मैरिज हुई, मेरी गुड़िया है, तो जर्नी हैज़ बिन फुल ऑफ चैलेंजेस एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट फाइनली लिस्ट में नाम देख के काफ़ी खुशी हुई। सो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, कैसे मतलब माइंड में आया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, आईपीएस या आईएएस बनना है? देखिए, इसका जर्नी जो है, मेरी ये शुरुआत 2002 के करीब होती है, जब मैं सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था और वहाँ पे कोई एक इम्पोर्टेंट ऐसी डॉक्यूमेंट थी जो डॉक्यूमेंट हमें मिल नहीं पा रही थी। तो वहाँ के डीएम साहब ने हेल्प की थी मेरी फादर की। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार, एक डीएम साहब ने मेरे जैसे एक की मदद कर दी, तो मैं अगर खुद बनता हूँ और वो डीएम साहब एक दिन में मेरे जैसे एक बंदे को कर रहे हो और कितनों और को करते होंगे, तो मैं वही सोचा कि अगर मेरे जैसा बंदा बन जाए तो मैं हर रोज़ अगर 10, 20, 50, 100 लोगों की भी ज़िंदगी में सुधार कर सकता हूँ, तो हमारे भारत में बहुत ही सुधार आएगी। तो ये एक मेरा मोटिवेशन फैक्टर था। डीएम साहब श्रीकांत पाइकराय थे, भद्रक के डीएम थे। डीएम साहब अब नहीं रहे, वो गुजर गए कार एक्सीडेंट में, बट वो मेरे इंस्पिरेशन रहे। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ बहुत सारे सिविल सर्विस पास्ट कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स, आईएएस, आईपीएस सब आते थे, तो उन लोगों को देख के भी मोटिवेशन लगता था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। और जब मैं फिर एग्रीकल्चर किया, फिर मैं एमबीए किया, जॉब में आया, तो मुझे लगा कि ये जर्नी जो है, ठीक है, हम एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट समाज के लिए हमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जो सोसाइटी ने हमें दिया है, वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो द सर्विस टू द सोसाइटी का जो मोटिव था, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर डेली रूटीन एट द टाइम ऑफ जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट से काफ़ी अलग हूँ, क्योंकि मैं 2016 में जॉब ज्वाइन कर चुका था, फुल टाइम जॉब में हूँ। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है फर्टिलाइजर्स की, उसमें मैं काम करता हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब सोच सकते हैं 8 साल हो गई, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशन के साथ बढ़ती चली गई। तो मेरी ऑफिस जो है वो जनरली 9:30 to 6 है, बट आप आगे 1 घंटा और पीछे 1 घंटा ऐड कर लीजिए, तो 8:30 to 7, 7:30, तो ऑलमोस्ट 13 आवर्स तो वर्किंग ही है। उसके बाद मैं क्या करता था, 7-7:30 के करीब घर पहुंचता था, तो मैं जाके नहा धोआ के फ्रेश होके सो जाता था। 9:30 के करीब उठा, फिर मैं घर पे बात कर लेता था पेरेंट्स से, अपनी बिटिया से, फैमिली से, सभी से। फिर 10-10:30 तक डिनर ख़त्म करके 10:30 से 1:30-2 बजे रात तक एक बैच खींचता था। फिर एक कॉफ़ी या चाय पी के 2 बजे से फिर 3:30-4 तक खींचता था, और 4 से 8, 8:15 की नींद लेता था मैं। ये रेगुलर मेरा था। इन्हीं कारणों से आप देख सकते हैं, टाइम बहुत कम थी, इन्हीं कारणों से मेरे इरेगुलर स्लिप साइकिल और बहुत सारे इश्यूज हो गए, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करना था। तो जहां मैं 65-70 किलो का हुआ करता था, 90s में पहुंच गया मैं, वेट गेन का इशू हो गया। बट क्या करें, जब करना है तो करना है। और मेरी सबसे खास बात, मतलब मेरी कंपनी के साथ अच्छी बात ये थी कि सैटरडे संडेज ऑफ मिलते थे। तो मैं उन दिनों को मैक्सिमम यूज करता था। वीकडेज में तो मैं मैक्सिमम 4-5 घंटे, वही जो मैं आपको बताया, 10:30 से 4:30 तक विद ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, तो 5 घंटे, 5.5 घंटे हुए। बट मैं वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट 11 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे स्लॉग करता था बैठ के। और बाकी मैं अपने सारे हॉलीडेज यूज करता था जुडिशियसली, जितने कैजुअल लीव्स होते थे, अर्न लीव्स होते थे। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल लोग ये मॉडल अपना सकते हैं। और इसके अलावा मैं जब भी मेरे अर्न लीव्स होते थे, मैं उनको भी एनकैश कराने की बजाय पढ़ने में ही यूज़ करता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, बट टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरत है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। सो व्हाट्स योर फेवरेट फनी स्टोरी टू टेल पीपल? फेवरेट फनीएस्ट स्टोरी? फनी स्टोरीज तो काफ़ी हैं। कोई भी एक उनमें से share? उनमें से
स्कूल में एक बार क्या हुआ कि हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़ते थे और हम बहुत बदमाशी करते थे, दम भर बदमाशी करते थे। कभी मारपीट झगड़ा ये वो जो कॉलेज में स्कूल में आप लोगों ने भी किया होगा। तो एक बार हम झगड़ा किए, दूसरे क्लास के साथ झगड़ा हुआ। मैं था और 4-5 लड़के मेरे साथ थे। तो कोइंसिडेंटली मेरे क्लास में 2 जगन्नाथ थे। एक थे जगन्नाथ नायक और एक थे जगन्नाथ बास्के। तो जगन्नाथ बास्के जो थे वो बहुत बदमाश थे, उन्होंने कम से कम 6-7 लड़कों को पीटा। और और जगन्नाथ नायक जो थे वो बढ़िया पढ़ने वाले लड़के थे, घर पे पढ़ते रहते थे, किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते थे। बट हुआ क्या, जगन्नाथ बास्के की जगह जगन्नाथ नायक सस्पेंड हो गए। और जगन्नाथ नायक बेचारा आज तक भी अपने जिंदगी में वो कैरियर में लेके घूमता है कि मैं स्कूल से सस्पेंड हो गया। और सबसे ज्यादा गाली मुझे पड़ी क्योंकि मैं ही उस टीम को लीड कर रहा था। उस टाइम बड़ा ये था, बट आज सोचते हैं तो काफी फनी लगता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, कन्वर्सेशन के दौरान बताऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 चीज ऐसी बताओ जो आपको लगता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और अब ये क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा फील हुआ कहीं पे कि अब तो ये मेरा ये अटेम्प्ट क्लियर हो ही जाएगा? देखिए, अब एक बहुत फेमस सेइंग है, मैं हर जगह ही इसको यूज भी करता हूँ, समय से पहले भाग्य से ज्यादा। ये कभी किसी को नहीं मिला है। तो मैं पिछले 5 अटेम्प्ट में कभी इंटरव्यू तक गया, कभी मेंस लिखा, कभी प्री में फेल हो गया, तो था। बट कहीं ना कहीं इस बार वाले अटेम्प्ट में मुझे था कि मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे जो करना है वो मैं करते रहूंगा। और मैं चौथे और 5वें अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे स्विच हुआ। भगवत गीता थोड़ा सा, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, बट मैं पॉडकास्ट सुनता था और मैं जो भी उनके मेन कोट्स होते थे वो पढ़ता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, तो ये आपको निश्चित आपको रिजल्ट आएगी। इनफैक्ट रिजल्ट डे तक भी इवन मैं तो 158 रैंक लाया हूँ, टॉप भी कर चुका हूँ। बट इनफैक्ट मतलब 1:05 पे रिजल्ट आया था। 1:04 तक भी किसी को भी नहीं लग सकता है कि वो टॉप कर सकता है, ये एग्जाम ही ऐसा है। बट हाँ, मन में कहीं ना कहीं थी कि यार कोई सर्विस तो, अच्छी सर्विस तो हमें मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने अटेम्प्ट दिए और मेंस कितनी बार क्लियर हुआ? मैं 17 में पहला अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। 18 में मैं दिया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। 2019 में प्रीलिम्स मेंस में ही अटक गया। 20 में प्रीलिम्स में ही अटक गया। 22 में फिर प्रीलिम्स में अटक गया। 23 में फाइनली क्लियर किया हूँ। तो ये मेरा 6th अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट था। सो जैसे कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था और आप 32 इयर्स के हो गए हो, सो आप अभी जनरल कैटेगरी में हो, तो कुछ लग रहा था कि जनरल कैटेगरी में भी नहीं कंसिडर करते हैं, या कभी होता है कि कर भी लेते हैं, तो चांसेस उसमें भी रहते हैं कि रिजेक्शन के? देखिए, लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए थोड़ा सा एक प्रिकेरियस सिचुएशन होता है जनरली। अब बहुत डिली डैली सिचुएशन है। कभी कभी कुछ स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि नहीं, कैच देम यंग, 28-29 के 27 तक के लड़कों को पकड़ो और उनको बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स बनाओ। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि हाँ, 7 साल 8 साल इसने एक्सपीरियंस लेके आया है, ये अपने साथ खाली नहीं आया। 8 साल कोई वो घर पे नहीं बैठा था, उन्होंने भी एक्सपीरियंस गेन किया है पब्लिक सर्विस का। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है कि हाँ, इनको भी लेना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट इस बार एक बड़ा मतलब बहुत ही खास बात हुई, आप एनालिसिस भी देखिएगा तो मैक्सिमम जो रैंकर्स हैं, अच्छे रैंकर, टॉप 200 टॉप 300 रैंकर्स देखिएगा तो मैक्सिमम रिपीटर्स हैं, 4th अटेम्प्टर 5th अटेम्प्टर। इसका शायद कुछ ना कुछ प्रीलिम्स से लेना देना है। तो इस बार का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एवर इन यूपीएससी हिस्ट्री था। और फ्रेश कैंडिडेट्स को तो वो पैटर्न ही चेंज हो गई, तो वो हवा लगनी ही मुश्किल थी। तो शायद कहीं ना कहीं वो एडवांटेज हमारे रिपीटर्स और हमारे जैसे सीनियर कैंडिडेट्स के लिए ये फायदा रहा। बट इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीटर्स को फायदा मिलता है या लॉस होता है। इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। सो किससे आप इंस्पायर हो और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो? मैं इंस्पिरेशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं 1-2 लोगों को बचपन से फॉलो करता हूँ। उनमें से सबसे फर्स्ट पे आते हैं अब्राहम लिंकन, जो कि इनका आप देखिए होगा, आप सभी लोग जानते हैं 12, 14, 15, 16 बार फेल हुए और लास्ट में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन के उभरे। तो अब्राहम लिंकन को तो मैं बचपन से ही मोटिवेशन में देखता हूँ। और दूसरा, मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो करता हूँ। जिस लेवल का उनका पेशेंस है, मतलब वो बोलते हैं कि यार एक शॉट को 10,000 बार प्रैक्टिस किए हैं। तो जब भी मैं कभी डिमोटिवेटेड फील होता था तो सचिन के रिटायरमेंट वाली स्पीच सुनता था, या सचिन के कुछ वीडियोस देखता था, या सचिन के पब्लिक लाइफ के अपीयरेंसेस देखता था, सचिन सर के ट्वीट्स देखता था। तो सचिन सर और अब्राहम लिंकन सर
मतलब ऐसे हैं जिनको कि मैं हमेशा अपने आप में आइडलाइज किया हूँ और उनकी जीवन मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। सो जैसे आपने पहले ही बताया था कि आपकी फैमिली जॉब स्टडी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था और चैलेंजिंग भी था, और जहाँ तक आपकी एक छोटी बेटी भी है, तो मतलब इन सबको कैसे मैनेज करते थे? बेटी को भी याद आती होगी कि पापा हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते थे आप? ये काफ़ी मतलब एक इमोशनल क्वेश्चन आपने पूछ दिया। मेरी बिटिया ऑलमोस्ट 4 इयर्स की हो गई है एंड नॉट मोर देन 40 डेज वो मेरे साथ रही है। ये कह सकते हैं उस बच्ची का भी मेरे इस रोल में मतलब उसका भी एक सेक्रीफाइस है मेरे सक्सेस में। तो मेरी बच्ची वहाँ रहती थी और मेरे पेरेंट्स के साथ भुवनेश्वर में रहती है। मैं और मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर यहाँ दिल्ली में हम लोग रह कर जॉब भी करते थे, प्रिपरेशन भी करते थे। तो टाइम और उनसे रिलेशन मैनेजमेंट के लिए मान लीजिए 3-4 महीने में वो लोग आते थे दिल्ली, और साल में एक बार मैं भुवनेश्वर जा पाता था। तो साल में 2-3 बार मिलना होता था, 2-4-5 दिन के लिए, उससे ज़्यादा का नहीं। बाकी मेरे पेरेंट्स बेसिक हैंडसेट यूज़ करते हैं तो वो स्मार्टफोन यूज़ करते नहीं हैं। तो कोई अगर मेरे मित्र या कोई मेरे रिलेटिव जाते थे तो वीडियो कॉल पे मेरे को बिटिया से बात करा देते थे। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स रहा फैमिली के लिए, बट मेरी वाइफ, मेरी ब्रदर, मेरे फादर, मेरे मदर सभी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। उनके भी सेक्रीफाइसेस मेरे इसमें जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना, ये संग्राम में आहुति मांगती है, तो हर लोगों ने आहुति दी है इस संग्राम में। और खास करके तो मैं अपनी बिटिया का दूंगा कि इतनी छोटी उम्र में माँ पापा के बिना रहना, इट्स टेक्निकली आप आजकल रहते नहीं हैं लोग, बट उस बच्ची ने भी बहुत धैर्य और हिम्मत दिखाया है। और मेरे रिजल्ट से पहले मेरे को काफ़ी बोलती थी कि पापा, उसको पता नहीं, 4 साल की बच्ची है, उसको ज़्यादा नहीं पता इन सब चीज़ों का। उसको पता नहीं किसी ने बोल दिया तो बोलता है पापा तुम देहरादून पढ़ने जाओगे, देहरादून पढ़ने जाओगे। वो मसूरी बोल नहीं पाती थी तो देहरादून जाओगे बोलती थी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे हिट कर गया। बोले यार, ये बच्चा इतना छोटा है, ये इनमें ही भगवान होता है, और ये कह रही है तो शायद जाऊंगा भी। तो ये था थोड़ा संक्षिप्त में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिप्स क्या देना चाहते हो आप बिगनर्स को जो भी स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम? बिगिनर्स के लिए मेरे 2-3 टिप्स हैं जो कि मैं आपके चैनल के थ्रू या आपके ब्लॉग्स के थ्रू मैं पहुंचवाना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, कितना भी गंदा सिचुएशन आ जाए। आप 3 बार मेंस लगातार लिखने के बाद भी फेल हो सकते हो। इमेजिन करो मेरी सिचुएशन, जब मैं इंटरव्यू लिस्ट में नाम मतलब एंटिसिपेट कर रहा हूँ और मेरा नाम प्रीलिम्स में मैं फेल हो जाऊँ, तो होपफुल ऑप्टिमिस्टिक तो हमेशा रहना है। दूसरा, जितना हो सके आपको सोशल मीडिया का यूज और इंटरनेट का यूज को लिमिटेड करना है। दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप देखिए, रिफ्रेश हो जाइए, देन गो बैक टू स्टडीज। सोशल मीडिया क्या है? एक डिस्ट्रैक्शन है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैं इनफैक्ट अपने फेसबुक अकाउंट 3-4 साल के बाद चलाया है अभी, और मैं ट्विटर और इंस्टा वगैरह देख लेता था दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी तो पेपर के टाइम पे तो 2-2, 3-3 महीने निकल जाते थे। तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर कोई बोलते हैं व्हाट टू रीड, पहले आप जानिए व्हाट नॉट टू रीड। हर कुछ नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू रीड इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट टू रीड तो सभी बता देते हैं, व्हाट नॉट टू रीड भी आप समझने की कोशिश कीजिए। और चौथा है, जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब प्रीलिम्स देख रहे हैं, प्रीलिम्स तो चलिए T20 टाइप का है, मेंस जब आप लिखते हैं ऑलमोस्ट 10 दिन का है, उसमें आपकी स्ट्रेटजी, आपकी नॉलेज, आपकी राइटिंग स्किल्स हर कुछ चेक होती है। तो उसमें क्या है ना, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, आप एज ए स्टूडेंट मत लिखिए। आप सोचिए कि आप डीएम हैं, या आप एक एसपी हैं, या एक रेवेन्यू ऑफिसर हैं, या आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। क्योंकि वो एग्जाम रिक्रूट किसके लिए कर रहा है? वो एग्जाम रिक्रूट कर रहा है डीएम के लिए, एसपी के लिए, है ना। तो आपको उस लेवल पे सोच के जवाब देना है। बच्चा वाला आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एकेडमिक्स आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक, थोड़ा बैलेंस्ड, और मतलब क्या बोलूँ आपको, ऑप्टिमिस्टिक। मतलब आपके आंसर में एक झलक आनी चाहिए। जैसे आप डीएम को देखे होंगे, बाढ़ की सिचुएशन आ गई है डिस्ट्रिक्ट में, सब कुछ बर्बाद है, बट उसमें भी उसको ऑप्टिमिज्म ढूंढना है कि मुझे लोगों का नुकसान नहीं होने देना है, उनको बचाना भी है ना। तो आपके आंसर्स भी ऐसे होने चाहिए। तो जो मैं 3-4 पॉइंट बोला, समराइज कर देता हूँ। होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सिलेबस का प्रॉपर ज्ञान रखिए, क्या नहीं पढ़ना है वो जानिए, सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज कीजिए, और मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो थिंक एज ए ब्यूरोक्रेट एंड राइट एज ए ब्यूरोक्रेट। ये कुछ टिप्स हैं। बाकी अगर रिस्पॉन्स आता है तो वी कैन हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आल्सो। ठीक है, डन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यूपीएससी एग्जाम देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यस, यूपीएससी एग्जाम देते वक्त आपको
कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सीक्वेंस वाइज मैं बताते जाऊंगा, आप लोग अपना नोट कर सकते हो। सबसे पहला है, आपको एक अच्छा सा मेंटर ढूंढना है। कौन आपको मेंटोरिंग कर सकता है, क्योंकि इस एग्जाम में इतने उतार चढ़ाव है ना, आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर, एक मेंटर, एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, दैट मेंटर कैन बी एनीबॉडी। ही कैन बी ए क्वालिफाइड एस्पिरेंट, ही कैन बी ए 3-4 अटेम्प्ट देने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, सबसे पहला। दूसरा, रिसोर्सेज का यूज लिमिटेड कीजिए। देखिए, जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है, उसके लिए लोग 5-6 किताबें बोलते हैं, हर राइटर अच्छा लिखता है, बट रादर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम, रीड 1 बुक 10 टाइम्स। ये एक बहुत फेमस सेइंग है। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। तीसरा, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, किसी की भी लगाइए, किसी भी कोचिंग की, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। इससे क्या होता है ना, आपको पता चलता है अपना प्रिपरेशन का लेवल। आप तो पढ़े जा रहे हो, क्या पता वो ट्रेंड के साथ है कि नहीं, है ना। तो टेस्ट सीरीज लगाइए। चौथा इसमें सबसे खास बात है, न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट इनकलकेट कीजिए। न्यूज़पेपर में स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया कैन बी अवॉइडेड। हिंदी न्यूज़पेपर्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ये दोनों इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़िए। इन दोनों में 2-3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन करके एक आता है, और द हिंदू में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके आता है, प्लस एडिटोरियल दोनों में कॉमन है। ये 4 पेज हैं। इसको पढ़ने में मैं अपने पहले 3-4 अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था, मैं कंपाइलेशंस पढ़ लेता था, बट दैट वाज रियली ए ट्रैप। मुझे लगता था कि यार करंट अफेयर्स की नॉलेज तो इससे हो गई, बट नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है, आप डायरेक्ट सोर्स से पढ़ रहे हो, एक तो आपकी वोकैबुलरी बन जाती है, दूसरा आप उसके राइटिंग स्टाइल्स को ना आप अपने ऐसे पेपर में उतार सकते हो, मेंस के पेपर में उतार सकते हो। तो न्यूज़पेपर में ये भी नहीं कि 4 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे 1.25 घंटे में आपको रीडिंग डेवलप करनी है, ख़त्म करना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं तो जॉब में था, तो इसकी वजह से मेरी हेल्थ गेन हो गई, फिर बाद में मेरे को बहुत इश्यूज आ रहे हैं, अभी मेरे को फिर हेल्थ का भी ख्याल रखना है, तो हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए। पांचवा सबसे छठा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने मेंटल पीस और जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखिए। जब तैयारी शुरू करते हैं ना, तो पहले एक दिन कुछ मत कीजिए, आप 3-4 दिन लगातार एक कमरे में जाइए, कोई भी एक किताब पकड़िए, इंटरनेट नहीं, कोई भी एक किताब या टेक्स्ट बुक या नोटबुक कुछ भी पकड़िए, 3 घंटे बैठ के देखिए कुर्सी पे बिना उठे हुए। आपको वॉशरूम के लिए भी नहीं जाना है, पानी पीने के लिए भी नहीं जाना है, पानी लेना है तो लेके बैठिए, सब कुछ। 3 घंटे आपको बिना उठे उस रूम में बैठना है लगातार 5 दिन। आप कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे 9 पेपर्स लिखने हैं जिसमें 3 घंटे में आपको हिलने भी नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं बैठ के लिखना है। तो ये आपको एक प्रिपेयर करता है मेंटली कि मैं 3 घंटे बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, बट ये मोटा मोटी बातें हैं जिनके बेसिस पे आप कर सकते हैं। और फिर रिवीजन अच्छे से कीजिए। रिवीजन तो आप भी जानते हैं कि रिवीजन जितनी बार करेंगे उतनी अच्छी बात है। रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, हम्बल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, और ट्राई टू अवॉइड सोशल डिस्ट्रैक्शंस। फैमिली से प्रेशर आएगी, हर जगह से प्रेशर आएगी, क्या कर रहा है लड़का, 4 साल से बैठा है, 3 साल से बैठा है, तो यू शुड नो योर लिमिटेशंस। मैं कहाँ तक खींच सकता हूँ और कहाँ तक जा सकता हूँ, है ना। नो वन इज अ बेटर जज देन यू। तो these are the some of the tips which I would like to give. So thank you so much for this lovely conversation and your valuable time. Thank you so much, sir. Thank you.